जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि 8 फरवरी से सीटेट का एग्जाम है, तो बच्चों आप लोग के पास समय अब बहुत कम है। इन कम समय में आप ना ही एनसीईआरटी की तैयारी कर सकते हैं, तो इन कम समय में करें तो करें क्या। तो इन कम से कम समय में आप लोग को अधिक से अधिक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सभी प्रश्नों को देखना होगा, जिससे पढ़ करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आज हम क्लास 68 तक के जो एसएसटी के पेपर है जो कि 2024 में पूछे हुए उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो एक एक करके इसका विश्लेषण करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके पहले अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रकार की और भी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए एक एक करके वीडियो को देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न जो आपके पास में है, कह रहे हड़प्पा सभ्यता के लोग दक्ष शिल्पकार थे तथा किस धातु से संपन्न थे। यानी कि कहने का अर्थ है बच्चों कि जो हड़प्पावासी थे, ठीक है, किस धातु से परिचित थे। तो हड़प्पा जो सभ्यता था वो कांस्ययुगीन सभ्यता था। कैसा था? तो कहोगे सर कांस्ययुगीन सभ्यता था, ठीक है। तो किस धातु से संपन्न थे, तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो हड़प्पावासी थे वो कांसा की जो धातु होता था इनसे काफ़ी परिचित थे। अब से कई बार पूछा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता था, ठीक है, वो किस धातु से परिचित नहीं थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे किस धातु से परिचित नहीं थे बच्चे, तो आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। जो लोहा था, ठीक है, जो लोहा उससे वो परिचित नहीं थे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता जो था बच्चों ये किस प्रकार का सभ्यता था? कहोगे सर ये एक शहरी सभ्यता था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, तो इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंककि सबसे पहला जो शहर खोजा गया था, ठीक है, वो हड़प्पा को ही खोजा गया था, ठीक है। तो हड़प्पा की खोज किसने किया है? तो कहोगे सर 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया है, ठीक है। किसने किया है? तो दयाराम साहनी ने, ठीक है। प्रश्न संख्या 32। तो 32 में आपसे पूछ लिया है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। पहली सिंह सभा की स्थापना लाहौर में 1873 ईस्वी में तथा अमृतसर में 1879 ईस्वी में हुआ था। चलिए ठीक है। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वास, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिन्हें गैर सिख समझते थे से मुक्त कराने का प्रयास किया। आप समझिए बच्चों, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पहली जो सिंह सभा की स्थापना लाहौर में 1873 में हुई थी तथा अमृतसर में 1800 ने क्या है 79 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल सही कह रहा है। कह रहा है इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वास, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिन्हें वे गैर सिख समझते थे से मुक्त कराने का प्रयास किया। बिल्कुल सही कहा, मतलब ए भी सही है और बी भी सही है। देखिए अब किस में सही है, तो ए और बी दोनों सही थे। ऑप्शन नंबर ये ही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। पूछ लिया बच्चों आपसे, कह रहे 17वीं शताब्दी में, किस सदी की बात हो रही है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा 17वीं शताब्दी में, ठीक है, मसूलीपट्टनम भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था तथा यह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है। तो कहोगे सर यह कृष्णा नदी जो था, ठीक है, इस नदी के डेल्टा पर स्थित था, ठीक है। यानी जो 17वीं शताब्दी था उसमें मसूलीपट्टनम भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था जो कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या 34, कह रहा सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। आप समझिए, पहला कह रहा है हिरण्यगर्भ, तो इसका क्या हो जाएगा? अनुष्ठान, ठीक है। प्रसति ये किसका हो जाएगा बच्चों? तो ये शिलालेख हो जाएगा। चलिए अगला है पिस्ताक, तो ये क्या था? तो ये प्रवेश द्वार था। नस्तालिक ये क्या है? तो ये लेखन शैली है, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन को देखिए कैसे कीजिएगा, ठीक है। अब ऑप्शन को थोड़ा चूज करना सीखिए। तो कह रहा है 1 का जो है 2 है, तो 1 का 2 आपका ये का जो है वो 2 होगा। 2 कहाँ पे है? तो इसमें देखिए 2 किस, एक का 2, एक का इसमें नहीं होगा, ठीक है। एक का इसमें हो सकता है, ये नहीं होगा, ठीक। बोल रहा है बी का जो है बी का 1, बी का 1 कहाँ है? तो बी का 4, देखिए ये इसमें बी का 1, ए का 2 था तो बी का इसमें 4 दे दिया, जबकि बी का क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, बी का 1। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर 4 में से आप किन्हीं 2 का भी आंसर जान रहे हो, अगर दिमाग है आपके पास में, तो अच्छी तरीके से आप ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 35 कह रहा है बच्चों 35, ठीक है। क्या पे था? ये आपका 35 देखिए यहाँ पे पूछ लिया गया आपसे। कह रहे निम्नलिखित में किन नृत्य रूपों को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्रीय नृत्य रूपों के रूप में पहचान दी गई। यानी जो नृत्य है बच्चों,
ठीक है। तो भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्रीय नृत्य रूपों को के रूप में पहचान दी गई किसे है? बिहू, भारतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिसी और मणिपुरी। ठीक है। इसके दूसरा पे पूछ लिया भारतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी और मणिपुरी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सबसे करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, अब समझ लीजिए यहाँ पे देखिए व्याख्या किया हुआ है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी एवं मणिपुरी नृत्य रूपों को शास्त्रीय रूप में मान्यता दिया गया। अब भारतनाट्यम जो है बच्चों, यह तमिलनाडु से उत्पन्न भारत के सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलिए दूसरा जो कथक है तो यह उत्तर प्रदेश का एक नृत्य रूप है। कहाँ का है बच्चों? तो ध्यान रखिएगा, कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का है। चलिए, कथकली कहाँ का है? तो कहोगे सर ये केरल का है। ओडिसी कहाँ का है? तो ओडिसी जो है आपका ओडिशा का है। कहाँ का है? ओडिशा का है। कुचिपुड़ी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कुचिपुड़ी यानी कि अंधेरे में खाई कच्ची पूड़ी। ठीक है, एक ट्रिक है, याद रखिएगा उसे। तो कच्ची पूड़ी कहाँ का हो जाएगा? समझिए आंध्र प्रदेश, जहाँ अंधेरा रहेगा। तो कुचिपुड़ी हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश का। अगला है मणिपुरी। मणिपुरी जो है या मणिपुर का है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 36 में क्या कह रहा है आपसे? देखिए कि मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए मनसबदारी व्यवस्था है ना, तो इसके बारे में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई पद मिलता था। दूसरा कह रहा है यह एक श्रेणी व्यवस्था थी जिनके द्वारा पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही कह रहा है। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही, मतलब असत्य है, ये नहीं होगा। ए और बी दोनों सही थे, मतलब ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। 37 कह रहा है, 37 में टोडरमल द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली का क्या नाम था? आप समझिए बच्चों, आपसे पूछ लिया गया कि टोडरमल द्वारा जो लागू की गई राजस्व प्रणाली था उनका क्या नाम था। तो टोडरमल द्वारा जो लागू किया गया था राजस्व प्रणाली, उनको हम लोग जब्त के नाम से जानते थे। ठीक है, तो बच्चों इसका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा जब्त। आप समझिए जब्त क्या था? तो जब्त प्रणाली जिसे टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, यह राजा टोडरमल द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? तो राजा टोडरमल द्वारा शुरू की गई थी, जो अकबर के शासनकाल में वित्त मंत्री थे। किसके शासनकाल में बच्चों? तो ध्यान दीजिएगा, अकबर के शासनकाल में कौन से मंत्री थे? तो वित्त मंत्री थे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 38। तो आपसे 38 में पूछ रहा है कि मेहरगढ़ के संबंध में, देखिए आगे हड़प्पा सभ्यता, मेहरगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कहाँ के बारे में कर रहा है? मेहरगढ़ में। तो कह रहा है बच्चों मेहरगढ़ वह स्थान था जहाँ लोगों ने पहली बार चावल एवं मक्का उगाना सीखा था। जी नहीं, मेहरगढ़ में हिरणों, भेड़ों एवं बकरियों की हड्डियां पाई गई। बिल्कुल सही है। मेहरगढ़ में घर चौकोर अथवा आयताकार थे। ये भी सही है, मतलब बी और सी ये दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 39 में कह रहा है कि 20वीं सदी के आरंभ से ही भारतीय महिलाएं में सुधार हेतु काम कर रही थी। किसके सुधार हेतु काम कर रहे थे बच्चों? ठीक है, विधवा पुनर्विवाह, महिला मताधिकार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। अब जो 20वीं सदी के जो पूर्व थे उनके समय में अगर हम लोग बात करें तो भारतीय महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है, इसके पहले भी जो था विधवा पुनर्विवाह जो था उसको अधिकार नहीं था, यानी जो विधवा महिलाएं थी उनको शादी का अधिकार नहीं था। तो विधवा पुनर्विवाह, इसके बाद महिला मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, यानी ए बी सी तीनों हो जाना चाहिए। ए बी नहीं होगा, बी सी नहीं होगा, ए और सी, मतलब ऑप्शन नंबर 4 बच जाता, मतलब ये ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 39। चलिए 40 नंबर देखते हैं। कहले किसने निम्नलिखित मराठी भक्तिमय भजन की रचना की है? ठीक है, यानी किसने निम्नलिखित मराठी भक्तिमय भजन की रचना की है? तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर जुट्ठन खानी पड़ती है, इनके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चोखा मेला, कर्मा मेला, मीराबाई और बसवाना। तो कौन है बच्चों? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये है इसकी रचना किसने किया है? तो चोखा मेला ने किया है। ठीक है, समझिए यहाँ पे इसका व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, जो चोखा मेला है इसने मराठी भक्ति में भजन की रचना की है। चोखा मेला महाराष्ट्र के 14वीं सदी के मराठी संत और कवि थे। ठीक है, कहाँ के थे बच्चों?
तो मराठी संत और कवि थे, ठीक है, कहाँ के, महाराष्ट्र के, किस सदी के, 14वीं सदी के, जो भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे। वे दलित समुदाय से थे और अपने भक्ति भजनों के लिए जाने जाते थे, जो भगवान विट्ठल के प्रति उनकी गहरी भक्ति को व्यक्त करते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 41 देख लेते हैं। 41 में क्या कह रहा है कि जाति प्रथा की चुनौतियों के संदर्भ में, ठीक है, जाति प्रथा की चुनौतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है बच्चों। अब कह रहे हैं राजा राम मोहन राय ने उस पुरातन बुद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया जो जाति प्रथा की आलोचना करता था, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रार्थना समाज भक्ति की परंपरा का पालन करता रहा जो सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता में विश्वास करता था, ये भी सही है। जाति प्रथा उन्मूलन हेतु 1860 में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी, ये गलत है, ठीक है, यानी ए और बी सही है। अब देखिए ए और बी कहाँ पे है, तो ए और बी सही है, ये सब बाकी नहीं होगा। अब इसका विश्लेषण देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। कह रहा है भारतीय पुनर्जागरण में एक प्रमुख व्यक्ति राजा राम मोहन राय ने बौद्ध ग्रंथ अनुगीता का अनुवाद किया था। किसका किया था, तो अनुगीता का अनुवाद किया था, जिसमें जाति व्यवस्था की आलोचना की गई। यह अनुवाद कठोर सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देने और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के इनके प्रयासों का एक हिस्सा था। प्रार्थना समाज 1867 में बम्बे में स्थापित एक सुधार आंदोलन भक्ति परंपरा से गहराई से प्रभावित था, ठीक है। भक्ति ने जाति की परवाह किए बिना सभी प्राणियों की आध्यात्मिक समानता पर बल दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आपका कितना हो जाएगा, 41, 42 में क्या कह रहा है बच्चों कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का नेता, ठीक है, कहाँ की बात हो रही है, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का नेता। दूसरा में कह रहा है प्रभात फेरियों का आयोजन किया विख्यात जनजातीय नेता और परिवर्तनशील राष्ट्रवादी। तो आप समझिए यहाँ पे दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का नेता कौन था, कहोगे सर श्री गोपालाचारी थे। आप कह रहा है प्रभात फेरी आयोजन किसने किया था, तो किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। अब देखिए इसका कहाँ पे है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में आपका मेल खा रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यानी ए का तीसरा, बी का चौथा, ठीक है, बी का चौथा अंबाबाई था, ठीक है, हमसे यहाँ मिस्टेक हुआ है, अंबाबाई, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे इसका हम लोग विश्लेषण से इसे देख लेते हैं कि दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के नेता कौन थे, तो श्री राजगोपालाचारी थे। प्रभात फेरी का आयोजन किसने किया था, तो अंबाबाई ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता का संदेश फैलाने के लिए प्रभात फेरी, ठीक है, यानी सुबह के समय जुलूस का आयोजन किया था। विख्यात जनजातीय नेता कौन थे, तो वीर लखन नायक एक आदिवासी नेता थे, ठीक है, जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जो आदिवासी प्रतिरोध का प्रतीक था। अगला है परिवर्तनशील राष्ट्रवादी, तो परिवर्तनशील राष्ट्रवादी कौन थे, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, यह एक कट्टर राष्ट्रवादी थे जिन्हें पूर्व स्वतंत्रता की वकालत की और भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किया। 43 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक दिनों में निम्नलिखित में से उनकी कौन सी मांगे थी, ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक दिनों में इनकी कौन सी मांगे थी, शासन का भारतीयकरण, बिल्कुल सही, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ये भी सही है, ठीक है। दूसरा भारत के कई शहरों में सिविल सेवा का परीक्षा का आयोजन करना, ठीक है, तो ए भी आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 44 कह रहा है, 44 कहाँ पे है, देखिए 44 में आप समझिए, बताओ, कह रहे भारतीय संविधान में वर्तमान विषयों की सूची के संदर्भ में सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो राय सूची, संघ सूची, आपको पता है बच्चों कि जो शक्तियों का बंटवारा है वो 3 सूचियों में किया गया, ठीक है, संघ सूची, राय सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों में कानून बनाने के जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है, इसमें कुल 100 विषय को रखा गया, ठीक है। जबकि दूसरी राय सूची, तो राय सूची के अंतर्गत आने वाले जो विषय होते हैं उनमें कानून बनाने का जो अधिकार होता है केवल और केवल राज्य सरकार के पास में होती है। किसके पास होती है बच्चों, तो राज्य सरकार के पास में होती है। दूसरा होता है समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले जो विषय होते हैं जैसे शिक्षा वगैरह, ठीक है, उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों सरकार के पास होती है। लेकिन
याद रखिए, अगर एक ही विषय पर अगर दोनों सरकारें कानून बनाती है तो केंद्र द्वारा बनाए जाने के बाद राज्य द्वारा बनाए गए कानून स्वतः समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ठीक है, तो कह रहा है बच्चों कि राय सूची का कौन सा है, तो स्वास्थ्य राय सूची का विषय है। संघ सूची का कौन है, तो जो टैक्स वगैरह होता है, ठीक है, जो टैक्स वगैरह, जैसे आप लोग को पता है अभी जीएसटी वगैरह जो लगाया, क्या राज्य सरकार लगा सकती है क्या, नहीं, ये संघ सूची का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये का थर्ड कहाँ पे है, ये का थर्ड यहाँ पे है। ठीक है, और एक इसमें नहीं होगा, इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, ये का दो ये नहीं है और इसमें है। दूसरा कह रहा है समवर्ती सूची शिक्षा सबको जानता है। सी का दो कहाँ पे है, सी का दो इसमें है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका हो जाएगा बच्चों। चलिए 45 में कह रहा है यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। गजब की सवाल है। यदि पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा, दिन छोटा होगा और रात बड़ी होगी, जी नहीं। दिन बड़ा होगा, रात छोड़ेगा, हो नहीं, छोटी होगा, ये भी नहीं हो। मौसम में अचानक बदलाव होगा ही नहीं। पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि पता है बच्चों आप लोग को कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं, इसी के कारण क्या होता है कि मौसम भी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, 46 कह रहा है यदि एक शिक्षिका भारत के मानचित्र के द्वारा बच्चों को मानचित्र को पढ़ाना व समझना सिखाना चाहती है तो उसे सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किन पर चर्चा करनी चाहिए। आप समझिए, कह रहा है एक शिक्षिका है, मतलब कोई एक लेडीज टीचर है। ठीक है, वो भारत के मानचित्र के द्वारा बच्चों को मानचित्र पढ़ाना चाह रही है, तो उसको समझाना चाह रही है, तो उसे सर्वप्रथम किन बातों पर ध्यान देनी चाहिए, तो किन बिंदुओं पर चर्चा करनी चाहिए। तो दिशा और पैमाना, बिल्कुल बिना दिशा और पैमाना का आप कैसे पढ़ा लीजिएगा। भारत की भौगोलिक स्थिति की, ये भी सही है। प्रतीक और चिन्ह, ठीक है, यानी कि ये बी सी यानी तीनों हो जाएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। अब समझिए यहाँ पे कहाँ पे दिया, देखिए ऑप्शन नंबर सी भी दिया हुआ है, ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे 46 हो गया। 47 देख लेते हैं हम लोग। 47 कह रहा है कि भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का समय सुबह 9 बजे है, भारतीय मानक समय का है, क्रमशः बेंगलुरु के पास। एक प्रश्न कट गया बच्चों, ठीक है, इसलिए अधूरा लग रहा है। अगला कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कर्क रेखा और उत्तर ध्रुवीय वृत्त, जिसको आर्कटिक वृत्त के बीच वाले क्षेत्र तापमान मध्यम रहता है। दूसरा, कर्क रेखा के बाद के किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर ऊपर नहीं होता है। कहाँ, कर्क रेखा के उत्तर ध्रुवीय वृत्त। ठीक है, अब कह रहा है कि कर्क रेखा, ठीक है, किसकी बात हो रही है, कर्क रेखा और उत्तर ध्रुवीय वृत्त आर्कटिक वृत्त के बीच वाले क्षेत्र तापमान मध्यम रहता है, बिल्कुल सही कह रहा है। कर्क रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर ऊपर नहीं होता, ये भी सही कह रहा है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ये की व्याख्या करता नहीं। ये आर दोनों सत्य है, परंतु आर जो है वो ये की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है बच्चों। ठीक है, ये फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 49। कह रहा है किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों और घने जंगलों एवं चरम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, अब समझिए किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां, संघनन, केंद्रीकृत, परिकीर्णन और रेखीय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ व्याख्या दिया हुआ है कि पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों और वर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियां सामान्यतः परिकीर्ण बिखरी हुई होती है। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि घर की और संरचनाएं फैली हुई है और एक साथ नहीं होती है। मतलब जो इन क्षेत्रों में जो बस्तियां होती है बच्चों, वो एक साथ नहीं होता है, जिस प्रकार के शहरों में होता है ना, उस प्रकार से नहीं होता है। यानी एक जो मकान है यहाँ पे है तो फिर कुछ दूरी पर होता है, फिर अगला कुछ दूरी पर होता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं 50। कह रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। कह रहा है पी तरंगे, एल तरंगे और एस तरंगे, ये भूकंप से संबंधित है। ठीक है, जब भूकंप उत्पन्न होती है तो 3 तरंगे उत्पन्न करती है।
कितने तरंगे बच्चों? 3 तरंगे, ठीक है। तो पी तरंगे जो है ये क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे या फिर पृष्ठीय तरंगे, ठीक है। तो बच्चों पी तरंगे जो है एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है, यानी कि 1 का 2 हो जाएगा। 1 का 2 किस में है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखिए 1 का 2, बी का 3 और सी का 1, ठीक है। यानी जो पी तरंगे हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है जो एल तरंगे होता है वो उसको अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। फिर कह रहा है आपका एस तरंगे जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग सी का जो है वो अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा, ठीक है। और एल जो है ये हो जाएगा पृष्ठीय तरंग। आप समझिए बच्चों, यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है कि पी एल एस इसमें से सबसे घातक तरंग कौन सी होती है, जो सबसे अधिक विनाशकारी होती है, ठीक है। तो अगर आप लोग को पता है तो कमेंट करके बताइए कि पी एल एस में सबसे घातक कौन होता है, ठीक है। हम इतना हमको हिंट कर दे रहे हैं कि पी आपका नहीं होगा, और जो सबसे लास्ट में जाता है बच्चों ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 51 कह रहे भूगोल कक्षा में निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है, ठीक है। भूगोल कक्षा में निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है? विश्व के महासागरीय बेसिन को, बिल्कुल। जिब्राल्टर जल संधि जिसको खाड़ी कहते हैं, ये भी हो जाएगा। दिल्ली का वायुमंडल, जी नहीं। जुलाई माह में वर्षा, इसको भी दिखाया जा सकता है, ठीक है। यानी ए बी डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ए बी डी। प्रश्न संख्या अगला 52 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थल मंडल के बारे में सही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? तो स्थल मंडल की बात हो रही है। यह पृथ्वी की नरम परपट्टी और नरम ऊपरी परत है, ठीक है। यह चट्टानों एवं खनिज से बना होता है तथा मिट्टी की मोटी परत से ढका होता है। यह विभिन्न स्थल कृतियों वाला समधरातल होता है। यह हमें वन, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल, कृषि एवं मानव वस्तुओं के लिए भूमि प्रदान करता है। बच्चों ये कितना कमजोर से कमजोर बच्चा क्यों ना है, इसको सही करके ही आएंगे, ठीक है। तो स्थल मंडल में क्या है? तो जो वन, पशु, चरने के जितने भी स्थल है, ठीक है, जिसको स्थल मंडल हम लोग जहाँ पे अभी निवास कर रहे हैं, ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? तो कहोगे सर स्थल मंडल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए 53 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। गर्म वायु हमेशा ऊपर उठती है, गर्म वायु हमेशा ऊपर उठती है। दूसरा कह रहा है गर्म वायु सघन होती है, गर्म वायु हमेशा सघन होती है। क्या बच्चों गर्म वायु जो होती है हमेशा सघन होती है? ये सही नहीं है, ठीक है। गर्म वायु हमेशा ऊपर उठती है, ये सही है। तो आपका ये सही हो जाएगा, किंतु आर गलत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। 54 कह रहा है यातायात के साधन के रूप में सड़क मार्ग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए सड़क मार्ग के बारे में बता रहा है। यह परिवहन का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला साधन है, खासकर कम दूरियों के लिए, बिल्कुल सही है बच्चों। भूमिगत बनाए गए सड़क मार्ग को सबवे अंडरपाथ कहा जाता है, ठीक है। मैदानी भागों में सड़कों का सघन जाल पाया जाता है। लंबी दूरी पर भारी सामान ले जाने के लिए सड़क मार्ग सस्ता साधन। देखिए यहाँ पे ये भी जो है कोई गलत नहीं बोल रहा है कि यह परिवहन का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला साधन है, खासकर कम दूरियों के लिए, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे रेल अगर देता तो ठीक है, लेकिन यहाँ बोल दिया लंबी दूरी की भारी सामान ले जाने के लिए, यहाँ एक वर्ड निकल के आया है सस्ता साधन है। तो सस्ता इसलिए इससे ज़्यादा उपयुक्त ये हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका जो हो जाएगा बच्चों एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है विश्व के 1/4 विद्युत का उत्पादन किस संसाधन द्वारा होता है? तो अभी आप लोग को पता है कि विश्व के लगभग जो 1/4 उत्पादन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? तो जल विद्युत के द्वारा हो रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा। 56 कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो क्या कह रहा है? पीटर्सबर्ग एक समय में संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात शहर था, बिल्कुल सही था। पीटर्सबर्ग में लौह यस्क का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था तथा कोयला मिनेसोटा की खदान से प्राप्त होता था, ये गलत है बच्चों, ठीक है। यानी ये सही है परंतु जो आर है वो गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। यहाँ पे देखिए आपका व्याख्यान दिया हुआ है कि पीटर्सबर्ग कभी संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात शहर होता था, यह सत्य है। 19वीं और 20वीं शताब्दी के आरंभ में अमेरिका एक प्रमुख इस्पात उत्पाद केंद्र के रूप में उभरा, ठीक है। आप समझिए पीटर्सबर्ग जो है
इसमें लोह यस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था और कोयला सिनेप्टर खदानों से आता था, ये असत्य है। ठीक है। अगला अगला कह रहा है बच्चों कि नीचे दिए गए कथनों के आधार पर सही फसल का चयन कीजिए। इसकी वृद्धि जलोढ़ मृदा में अच्छी होती है। ठीक है। उत्तम वृद्धि के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसे भारी वर्षा तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। बांग्लादेश इस फसल के अग्रणी उत्पादक है। मतलब कह रहा है किस फसल की, आपको अज्ञात रख दिया गया फसल। ठीक है। आपको सोचना है कि कौन सी फसल है जिनकी वृद्धि के लिए जलोढ़ मृदा आवश्यक होती है। किनके लिए? जलोढ़ मृदा। उत्तम वृद्धि के लिए उच्च तापमान की भी आवश्यकता होती है, मतलब तापमान भी जो हाई होनी चाहिए। ठीक है। भारी वर्षा भी होनी चाहिए। ठीक है। तो भारी वर्षा तो गेहूं तो होगा नहीं, मक्का भी नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे धान नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? जूट। ठीक है। जूट को ही क्या कहा जाता है बच्चों? याद रखिएगा, सुनहरा रेशा। 58 कह रहा है निम्नलिखित में से किस धर्म में अम्बेडकर अपने उत्तरकालीन जीवन में धर्मांतरित हो गए थे? ठीक है। यानी किस धर्म में अम्बेडकर अपने उत्तरकालीन जीवन में धर्मांतरित हो गए थे बच्चों? तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला देखिए 59 कह रहा है निम्नलिखित से कौन से रूढ़िबद्ध धारणा भंग करने के उदाहरण है? यानी रूढ़िबद्ध का मतलब क्या होता है? जो परंपरागत चलते आ रहा है। ठीक है। पुरुष नर्स, महिला किसान, पुरुष पायलट। ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी सही है। ठीक है। ए और बी दोनों सही है। चलिए प्रश्न संख्या 60 कह रहा है वर्ष 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस आधार पर हुई थी? यानी जो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन की जो शुरुआत हुई थी वो किस आधार पर हुई थी? ठीक है। तो भाषाई और संस्कृति के आधार पर हुआ था, जो बच्चों अभी जस्ट हमने आगे पढ़ा। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे निम्नलिखित में से कौन ग्राम प्रशासन से जुड़ा है? यानी ग्राम प्रशासन तो लेखपाल, पटवारी, तहसीलदार, ठीक है, और निगम परिषद। तो कह रहे निम्नलिखित में से क्या है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन ग्राम प्रशासन से जुड़ा है? अब देखिए निगम परिषद कहाँ होता है? ग्राम में होता है क्या? नहीं, ये शहरी क्षेत्रों में होता है बच्चों। कहाँ पे होता है? तो कहोगे सर शहरी क्षेत्रों में होता है। लेखपाल, पटवारी, ये सब ग्रामीण से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी सी डी। तो बी सी डी किस में है? देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है। ठीक है। बी सी डी क्या है? बी सी डी। चलिए अब समझ लीजिए इसको थोड़ा कि लेखपाल जो होता है ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। तहसीलदार जो होता है एक राजस्व अधिकारी होता है जो प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि और राजस्व मामलों की देखरेख करता है। पटवारी क्या होता है? तो ये गांव स्तर पर भूमि रिकॉर्ड करने वाला होता है। ठीक है। चलिए 62 कह रहा है, 62 में कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से किस प्रणाली में छोटे पैमाने के उत्पाद को यानी श्रमिकों को अपने उत्पाद का एक उचित मूल्य प्राप्त होने की अधिक संभावना होती है? तो किस में होता है बच्चों? सहकारी में होता है। ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 63 कह रहा है, 63 में कह रहा है शहरी आजीविका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सत्य है। कह रहा है शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी वालों की अपनी आजीविका कमाने का अधिकार नहीं है क्योंकि उनके गैरकानूनी गतिविधियों से संपलित होना माना जाता है। यह नगर पालिका शहर की पंचायत या निर्धारित करती है कि शहरी क्षेत्रों के सप्ताह किस दिन बाजार बंद होंगे। ठीक है। तीसरा कह रहा है कि प्राय अनियमित कामगारों को एक से अधिक कार्य रोजगार करना पड़ता है। ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, सॉरी डी जो होगा बच्चों, बी और सी ये दोनों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या अगला कह रहा है निम्नलिखित से कौन से कथन रूढ़िबद्ध धारणा को इंगित करता है? फिर से वही पुरानी विचारधारा रूढ़िबद्ध। एक अभिभावक अपने बच्चे से कहता है मत रो तू एक लड़का है। यानी अभिभावक कह रहा है अपने बच्चे से कि बेटा तू मत रो तू एक लड़का है। शहरों में लोग केवल पैसे के बारे में ध्यान रखते हैं, लोगों के बारे में नहीं। क्या बात है कि शहरों में जो लोग हैं, ठीक है, वो केवल पैसों के बारे में ध्यान रखते हैं, लोगों के बारे में नहीं। लड़कियों को खाना बनाना सीखना चाहिए। शहरों में जीवन सरल और परिष्कृत है। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ए बी सी डी सारे ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे।
प्रश्न संख्या 66 कह रहा है कि भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत यानी मत या वाद के संबंध में कौन से कथन सही कथनों की पहचान की, यानी इनमें से कौन से कथन है जो सही है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं थोड़ा समझ लीजिए। शब्दावली आधारभूत ढांचा भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है, बिल्कुल सही है। इसे 1973 के केशवानंद भारती मामले के समय विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था, ये भी सही है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आधारभूत ढांचा शब्दावली को परिभाषित किया, ये भी सही है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय संसद के संशोधन करने के अधिकार को सीमाबद्ध करता है, बिल्कुल उच्चतम न्यायालय संसद के संशोधन करने के अधिकार को सीमाबद्ध करता है, मतलब ये बी सी डी सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारियां केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, यानी कौन है जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना, बिल्कुल विदेशों की मामला है तो ये तो केंद्र की ही जिम्मेवारी बनती है, कोई राज्य सरकार थोड़े ही जाएंगे यहाँ पे। कारागार का रख रखाव, ठीक है। राज्य में नई रेलगाड़ियों का संचालन कौन करता है, तो केंद्र सरकार ही करता है। जनगणना भी कौन करता है, तो केंद्र सरकार का ही है। तो ये बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा, ए नहीं होगा, ए सी डी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में न्यायपालिका की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि नागरिकों और सरकार व नागरिकों के मध्य पैदा हुए विवादों को निपटारा करता है कौन, न्यायपालिका, बिल्कुल सही कह रहा है। देश हित में नए कानूनों का निर्माण करता है, न्यायपालिका कभी कानून का निर्माण नहीं करती। कानून का निर्माण कौन करता है, तो विधायिका करती है। ठीक है, जिस संसद जो होते हैं उनको कानून बनाने का अधिकार है। न्यायिक समीक्षा करते हैं, हाँ कर सकते हैं। मौलिक अधिकार का क्रियान्वयन करते हैं, इनकी रक्षा करते हैं, ये हो सकता है, यानी ये सी डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए सी डी यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी जिसको वन अधिकार मान्यता प्राप्त है अधिनियम 2006 के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, कह रहे वनवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना, वन समुदाय के घर के आसपास की जमीन खेती और चराई योग्य जमीन पर उनके अधिकार को मान्यता दी गई है। वन समुदाय के लकड़ी वन उत्पादों पर अधिकार को मान्यता दी गई है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, ठीक है, 70 कह रहा है हस्याकरण व्यक्तियों और समूहों को ले जाता है, यानी जो हस्याकरण है वो व्यक्तियों और समूहों को कहाँ ले जाता है, निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर। ठीक है, बिल्कुल। कह रहा है शिक्षा और संसाधनों में असमान पहुँच की ओर, ये भी हो जाएगा। अभाव की ओर, बिल्कुल। ठीक है, सामाजिक विकास की बात अगर कर रहे हैं तो हास्यकरण में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो विकास की बात नहीं हो पाएगी, यहाँ पे ये बी और सी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये बी सी कहाँ पे है, बी में है। 71 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में अंतर्विषयीय उपागम का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल करना चाहिए। दूसरा कह रहा है उपागम बच्चों को सामाजिक विज्ञान की एकीकृत प्रकृति को समझने में मदद करता है, बिल्कुल, यानी कि ये और आर दोनों सही है। ठीक है, और ये इसका जो है व्याख्या कर रहा है, ये आर दोनों सत्य है तथा आर ये की सही व्याख्या करता है, मतलब ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 72 कह रहे एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को कक्षा में समसामयिक मामलों पर चर्चा करनी चाहिए लेते हैं। यह विद्यार्थियों को समाज देश के मामले में प्रति संवेदनशील बनाने में सहायता करती है, बिल्कुल। विद्यार्थियों की आलोचनात्मक चिंतन संबंधी क्षमताओं का विकसित करता है, ये भी सही है। यह विद्यार्थियों को दैनिक मुद्दों को उनके विषय के साथ जोड़कर देखने में सहायता करती है, ये भी सही है। ठीक है, यह विद्यार्थियों के लिए कुछ मनोरंजन प्रदान करता है, ये नहीं हो सकता है, यानी ये बी सी आपका सही हो जाएगा, ए बी और सी। ठीक है, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा करेक्ट, ए बी सी। एक कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अवधारणा मानचित्र एक ऐसी प्रवृत्ति है जिनके द्वारा शिक्षक नई अवधारणाओं को पूर्व अर्जित की गई अवधारणाओं के साथ समावेशित करके विषय वस्तु को सरल व महज बना सकता है, बिल्कुल। अवधारणा मानचित्र पदानुक्रमित होता है, यह अवधारणाओं के बीच के बहु संबंधों को प्रदर्शित नहीं करता है, बिल्कुल गलत। ठीक है, यानी कि ये सही है। ठीक है, ये
और दोनों सत्य लगे आर की व्याख्या नहीं करता, नहीं, ये वर्ड दोनों सत्य है, ठीक है, ये सत्य है किंतु आर असत्य है, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड करेक्ट हो जाएगा बच्चों। 74 में कह रहा है आपका कि जब कक्षा में छात्रों ने भूमिका निर्वहन रोल प्ले की योजना बनाई, सुनैना ने अपने विद्यालय में आयोजित गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भीमराव अम्बेडकर की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़की है, इसलिए वह एक लड़की के कपड़े पहनेगी और एक लड़की का यह औरत की भूमिका ही निभाएगी। उसके इस व्यवहार का कारण प्रतिबिंब करता है लैंगिक भेदभाव, ठीक है, लैंगिक समानता और जातिगत भेदभाव। तो यहाँ पे लैंगिक रूढ़िवाद धारणा, ठीक है, यानी पहले से जो लैंगिक रूढ़िवादिता जो विचारधारा बनी हुई है कि लड़की जो है सिर्फ साड़ियाँ ही पहनती है और इसी का ही रोल अदा करेगी, ये एक गलत भावना बैठी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। 75 में कह रहा है कि एक समावेशी सामाजिक विज्ञान को कक्षा में सभी प्रकार के बच्चों का नामांकन होता है, इसलिए एक शिक्षक का कर्तव्य है, तो एक शिक्षक का क्या कर्तव्य होना चाहिए, इसका आकलन करना कि बच्चे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, बिल्कुल ये तो करना ही पड़ेगा आपको। ऐसी अधिगम रणनीति की योजना बनाना जिनमें सभी विद्यार्थियों की भागीदारी हो, बिल्कुल आपको ऐसी रणनीति बनाना होगा जिसके सभी विद्यार्थियों को भाग ले सके और इसका सभी को प्रॉफिट हो। बच्चे के अनुभव और उनकी आवाज़ों तथा उनकी सहभागिता को अपने स्वयं के नियंत्रण में रखना, बिल्कुल ये नहीं हो सकता है, ठीक है। परियोजनाओं और दत्तकार्यों हेतु गतिविधियों के चयन के लिए छात्रों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना, कभी छात्रों की प्रति जो स्वतंत्रता होती है इसको प्रतिबंधित आज की दुनिया में नहीं की जा सकती। जो भी जितने भी शिक्षण है सब क्या है, चाइल्ड सेंट्रेड है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही होगा, बाकी नहीं होंगे। निम्नलिखित में से कौन एक उपयुक्त दृष्टिकोण है जबकि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक कक्षा में एक गतिविधि का संलग्न है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। शिक्षक का क्या है, शिक्षिका यह केवल अपनी पाठ्य योजना को पूरा करने हेतु करती है, नहीं, शिक्षिका अपनी प्रधानाचार्य या प्रधान शिक्षिका की गतिविधि आधारित अधिगम को बढ़ावा देने के आदेश की पूर्ति करने का अभिनय करती है, नहीं, शिक्षिका को नहीं पता है कि वह क्या और क्यों कर रही है, गजब की बात है। शिक्षिका को यह विश्वास है कि गतिविधि आधारित अधिगम जो है अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 77 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक अध्ययन कक्षा में शिक्षण हेतु सकारात्मक परिवेश की रचना करने में सहायता करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है नियत कार्यों को करने की बच्चे की क्षमताओं का विश्वास, बिल्कुल सही। कह रहा है आकलन में एक विद्यार्थी अथवा कक्षा के अन्य के साथ तुलना करना, गलत बात। कार्य के संतोषजनक समापन पर बल देना, ये सही है। नियत कार्यों परियोजनाओं को देरी से जमा करने के लिए वास्तविक का स्वीकार करना, मतलब ये भी सही, यानी कि ए सी डी, ठीक है, ए सी डी आपका कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। 78 में क्या है, कह रहा है 17वीं और 18वीं शताब्दियों की क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में करने के लिए निम्नलिखित से किनका उपयोग प्राथमिक स्रोतों के रूप में किया जा सकता है, ठीक है। केरल के मंदिर, रंगमंच से कहानियाँ, मराठों की लोकप्रिय कथाएं, लोकप्रिय कथक नर्तक की नृत्य पोशाक, भानुदत्त की चित्रकला और रसमंजरी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ये सी और डी। 79 में क्या कह रहा है, 79 में कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा उस गतिविधि का एक उदाहरण है जो समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, ठीक है। किस सोच की बढ़ावा दे रहा है बच्चों, समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। मूल लेख को पढ़े बिना किसी लेख का सारांश पढ़ना, ठीक है। दूसरा कह किसी विवादास्पद विषय पर विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा करना, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 80 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देता है, ठीक है बच्चों। तो कौन सा हो जाएगा, विश्व के मानचित्र पर प्रत्येक 1 डिग्री का अंतराल रखते हुए कितने देशांतर खींचे जा सकते हैं, नहीं। आग्नेय सेलों का निर्माण कैसे होता है, ये भी नहीं होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से वर्ष 1991 को भारत तथा कई अन्य देशों के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, ये भी नहीं होगा। भारत के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनना एक आपदा बन गया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं, व्याख्या करना है, ठीक है। क्या करना है, व्याख्या करना है बच्चों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक रचनावादी कक्षा में शिक्षक की क्या नहीं करना चाहिए।
विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना ताकि वे अपने सामाजिक जगत को खोज सके, ये तो करना ही चाहिए। ठीक है। कक्षा के वातावरण को बदलना ताकि विद्यार्थियों के व्यवहार को आकार दिया जा सके, ये भी कर सकते हैं। विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों पर चिंता करने से वंचित करना, ठीक है, ये नहीं कर सकते आप। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 82 कह रहा है, एक सृजन और मननशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण कौशलों को उन्नत एवं कुशल बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या करेंगे? ठीक है, स्वयं अध्ययन करेंगे, अध्ययन तो करना ही होगा। ठीक है, केवल पाठ्यपुस्तक का अनुसरण तथा उससे ही काम करना, ठीक है, केवल पाठ्यपुस्तक का अनुसरण ये नहीं कर सकते। क्रियात्मक अनुसंधान करना, केस अध्ययन का संग्रहण करना, ठीक है, तो यहाँ पे ये सी डी आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 से आपका सही हो रहा है। 83 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कह रहा है, शिक्षक को स्थानीय विषय वस्तु के चयन में बहुत चयनशील और विवेकशील होने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, कई बार शिक्षक द्वारा समुदाय के इतिहास से परिचय करवाने हेतु प्रयोग किए जाने वाले लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कथाएं और पहेलियां पूर्वग्रहित हो सकती है। ठीक है, अब कह रहा है ये और दोनों सत्य है तथा ये आर्य की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यार ये और आर जो है दोनों सत्य है, परंतु आर ये की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए, केंद्र शासित राज्यों के 8वीं कक्षा पास लड़कों के और लड़कियों की साक्षरता दर की तुलना राज्यों की 8वीं कक्षा पास लड़कों और लड़कियों की साक्षरता दर से करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से बेहतर स्रोत है? प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े और निजातीय आंकड़े। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे बच्चों, वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, इसलिए फटाफट हम लोग 90 प्रश्नों को देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि परियोजना पद्धति के किस चरण में परियोजना के लिए संसाधनों, समय सीमा और बजट की पहचान की जाती है? चयन, योजना बनाना, निष्पादन और मूल्यांकन। तो अपना आंसर हो जाएगा योजना बनाना। अगला कह रहा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निम्नलिखित में से किन पक्षों पर मूल्यांकन कार्यविधियों के भाग के रूप में विचार किया गया है? ठीक है, तो यह सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थी स्कूल में होने वाले सभी परीक्षाओं में उपस्थित हो, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों की पुष्टि करें। ठीक है, बच्चे की उनके विचारों, मतों और मुक्त रूप से अभिव्यक्त करने की सहायता करें। यानी बी और सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की कौन सी विशेषताएं हैं? मूल्यांकन की कौन सी विशेषताएं हैं? मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल, यह कक्षा शिक्षण का एक अभिन्न भाग है, ये भी सही हो जाएगा। यह केवल लिखित परीक्षाओं के आधार पर जी नहीं, यह शिक्षा के उद्देश्यों से निकटतम रूप से संबद्ध है। बिल्कुल, ये सी डी यानी कि ये बी डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 88 में कह रहा है कि इकाई परीक्षण, कक्षा परीक्षण, गृह कार्य एवं शिक्षण अधिगम के दौरान कक्षा में छात्रों से पूछे गए प्रश्न आकलन की किस श्रेणी में आते हैं? ठीक है, तो ये किस में आएगा बच्चों? रचनात्मक आकलन में आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 89 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से विद्यार्थियों के प्रगतिशील विकास और उपलब्धि के आकलन के लिए सर्वोत्तम उपाय है, जिसे आवश्यकता होने पर प्रमाण के रूप में माता पिता को भी दिखाया जा सकता है? ठीक है, तो कौन हो जाएगा बच्चों? तो सत्र, अनंत परीक्षा के अंक, इसके बाद है रूब्रिक्स, प्रगति पत्र और पोर्टफोलियो। ठीक है, तो यहाँ पे सी और डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। 89, शायद 90 नंबर कट गया बच्चों। तो ये कुल 89 यानी कि समझिए 90 प्रश्न का संग्रह था, जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, एक प्रयास है आप लोग को समझिए कि आप लोग को इसे पढ़ के एक एहसास हुआ होगा कि हम कितने बना सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा विश्लेषण तो नहीं हो पाया, लेकिन कम से कम एहसास हुआ होगा कि कितना हम बना सकते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इससे एक आप लोग को परिचित हो गए होंगे। ठीक है, एकदम बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा, तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। प्रयास करूंगा कि प्रतिदिन एक सेट का प्रयास कराने का। ठीक है।